लुकिंग फॉर। सो हम लोग अपना समय बिल्कुल राइटली शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था 9-9:15 मिनट में शुरू करेंगे हम लोग। आई एम रेडी फॉर यू। वेल, हमारा कल टॉपिक कहाँ पर था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या था उसके अंदर? Actors affecting metallic conductors. दोबारा बोले प्लीज। Factors affecting metallic conductors. ओके ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर? अब सिखाता हूँ मैं आपको कैसे सीखना होता है चीजों को। हम लोग कैसे पढ़ते थे अपने टाइम पर। देयर आर टू थिंग्स, थ्री थिंग्स: फैक्टर्स, मेटालिक एंड कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? दैट कैन स्टोर समथिंग, दैट कैन स्टोर कंडक्टिंग। एंड मेटेलिक कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? उसके आयन चार्ज हो जाते। आयन चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ आयरन स्टिक। उसको आप ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के उसमें ले आओगे, एरिया के अंदर। तो क्या होगा? उसके उसके क्या होंगे? आयंस चार्ज हो जाएंगे। तो जैसे ही आयरन के आयन चार्ज होते हैं, उसमें एक पुलिंग, पुल करने की कैपेसिटी आ जाती है फॉर द टाइम बिंग। क्लियर? इफ द ions are pure, remember this thing: if iron is pure, the charged particle are more effective. जो मैग्नेट होता है उसके अंदर प्योरिटी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसके आयन बहुत लंबे समय तक चार्ज्ड रहते। और आयरन की विशेषता क्या होती है कि एक बार किसी चीज को अपने पास कंट्रोल करके रख लिया, छोड़ता नहीं है। दैट इज वाई द मोमेंट वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, वी आर यूजिंग आयरन स्टिक्स। जो हमारा पिलर बनता है, आयरन स्टिक्स उसके अंदर होती है। अब मान लो इसी में रोस्टेड आयरन आ जाता है, या जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जंग, जंग लगा हुआ जिसे कहते हैं ना, उसमें लाल लाल। इसमें क्या हुआ? उसके आयंस के ऊपर क्या आ गई? एक Shooting. जर्क, जर्क लग गया, मिट्टी आ गई। इसे कहते हैं आयरन डस्ट कहते हैं इसको। वो कैसे पैदा होती है पता है आपको? हाउ? मॉइस्चर से रिएक्ट होके फेरस ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है ऊपर। बिल्कुल ठीक है। बट किस किस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो मॉइस्चर से इंटरेक्ट होगा? द प्योरिटी, द प्योरिटी पार्ट। आयरन जितना प्योर होगा, ध्यान रखना, आयरन जितना प्योर होगा वो कम उसके ऊपर जंग लगेगा। क्लियर हो गया आपको? इन केस ऑफ मैग्नेट, आप उसको पानी में डाल दो तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इफ यू कैन पुट मैग्नेट इनटू द वाटर, तब क्या होगा? और छोड़ दो उसको 2 दिन 3 दिन के लिए, क्या होगा? क्यों सोचा ही नहीं? इट डिपेंड्स ऑन दी वाटर क्वालिटी। अगर वाटर आपका प्योर होगा, क्लीन होगा, तो मैग्नेटिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली आयरन के साथ क्या हो रहा है? एक रिएक्शन हो रहा है। इफ इट इज सी वाटर, रिमेंबर, इफ इट इज सी वाटर, क्या होगा? वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए जब नदियों से या वहां से जब किसी क्रेन से कुछ उठाया जाता है, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, बट वो ईएमएफ से क्रिएट किया जाता है, ग्रिप को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ फैक्टर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? क्लाइमेटिक पोजिशन, मॉइस्चर जिसे कह सकते हैं, मॉइस्चर आ जाता है, प्लस इंटरनल इम्प्योरिटीज, प्लस और क्या होगा? और क्या हो सकता है?
So metallic properties, specific metallic properties of a conductor. It depends on the what type of metal you are using. It is good conductor, semiconductor or bad conductor. Right. If it is bad conductor, इसके अंदर बहुत तेजी से इम्पैक्ट आएगा उसके अंदर। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, अगर एक प्योर आयरन है और एक आपका जंग लगा हुआ आयरन है, दोनों में करंट सप्लाई करो, आपको जो उसकी इम्पैक्ट किस में ज्यादा मिलेगा, प्योर में या जंग लगे हुए में? प्योर में। नहीं, उल्टा। जो प्योर होगा ना, आपको झटका मार के छोड़ देगा, ये पकड़ देगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप एसी टू डीसी पढ़ा होगा ना करंट आपने, एसी टू डीसी क्या होता है? एसी मतलब क्या है? साइन वेव। डीसी मतलब क्या है? कांस्टेंट वेव। ठीक है, तो जैसे ही आपने करंट को सप्लाई किया इम्प्योर मटेरियल के अंदर, यू कैनॉट एक्सपेक्ट, यू कैनॉट प्रेडिक्ट दी वेव, एसी है कि डीसी है। इसलिए प्योरिटी रखते हैं हम लोग हमेशा किसी भी एलिमेंट के अंदर। अगर आपने कॉपर वायर भी यूज कर रखी है और उसमें प्योरिटी कम है तो वो पकड़ लेगी आपको। हमें क्या दिखाते हैं हमेशा? ऑलवेज 99.99% प्योर कॉपर वायर ही यूज करें। तो क्या होगा? वो एसी को एसी में ही रहने देगा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स बट रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री। मैंने कहीं नहीं पढ़ा हुआ ये, ध्यान रखना, मैंने कहीं नहीं पढ़ा हुआ ये, और मैं क्यों बता पा रहा हूं? लॉजिकल ब्रेन। गेटिंग माई पॉइंट? आपको लॉजिकल चीजों को ग्रैब करना है, लॉजिकली पकड़ना चाहिए। तो क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक Factors affecting electrolytic conductors. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोशिएट होता है सोल्यूशन के साथ। एग्जैक्टली exactly. जैसे है पिछला टॉपिक क्या था? फैक्टर अफेक्टिंग मेटेलिक कंडक्टर। उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को, ये किसमें आ गए अब हम लोग? सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी पर आ गए। इलेक्ट्रोलाइट जैसे है ना, हम इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं जब पेट खराब होता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट पीते हैं ना, नमक चीनी घोल जो होता है, मींस जो सॉल्वेंट के साथ इंपैक्ट मार जाए। आपने शायद केमिस्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, दो रॉड्स को अलग अलग उसमें डाला होगा बीकर के अंदर, तो चेकआउट दी करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर सेम में डाला होगा, ऊपर आपका एक सर्किट बना हुआ होगा। ध्यान है आपको? एक्सपेरिमेंट किया था नहीं किया था? एक बीकर था, उसमें आपने डाल दिया पानी और दो स्टील बॉल्स को आपने उसमें इंसर्ट कर दिया और सर्किट ऑन कर दिया। ये पानी कौन सा था? डिस्टिल्ड वाटर था। ध्यान रखना, डिस्टिल्ड वाटर, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। अब आपने स्विच ऑन किया, बल्ब आपका नहीं जला। फिर आपने क्या किया? कुछ ड्रॉप्स डाली एक केमिकल की, उसमें ब्लिंक आना शुरू हो गया। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज नाउ इलेक्ट्रोलाइटिकली कंडक्टेड। ध्यान है आपको? ये नहीं ध्यान है? आप स्टिल हो चुके हो, लाइन पे हो नहीं हो? हैव यू रिमेंबर दिस एक्सपेरिमेंट? ध्यान है आपको एक्सपेरिमेंट ये किया था कि नहीं किया था केमिस्ट्री में? ओ, मेरा कि आपका? मेरे एंड पे दिक्कत नहीं है, मेरे एंड पे दिक्कत नहीं आ रही है। यस सर, इधर नेटवर्क अनस्टेबल है। कोई बात नहीं, कोई बात, चलने दो। लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, नीड नॉट वरी। फाइन। यस सर। तो आपको डिफरेंस मिल गया, डिफरेंस पता लगा क्या डिफरेंस है? आपको ना लॉजिकली सबसे पहले ये चेक करना है कि वो आपसे डिमांड किस चीज की कर रहा है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं हमें रटना पड़ सकता है, बट कंप्लीट थिंग इज लॉजिकली डिफाइंड। एट द क्लास ऑफ 11th हम लोगों को कोई चीज रटनी नहीं होती है, उसको लॉजिकली इनहिल्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या बता रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर, क्या कह रहा है वो?
इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट होता है कोई भी सोल्यूशन में, तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आपने पानी को रखा, डिस्टिल्ड वाटर को रखा, उसमें केमिकल की ड्रॉप इंसर्ट कर दी, तो क्या हुआ, आयन रिलीज हुए। तो आयरन ने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए वहां पर क्या दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और वो इलेक्ट्रिक फ्लो हुई और आपका बल्ब जल गया, आयन रिलीज। अच्छा, आयन होते क्या, तो ये तो आयन क्या होते हैं, व्हाट इज आयन? इलेक्ट्रॉन्स तो पता इलेक्ट्रॉन्स। है, इलेक्ट्रॉन्स तो पता है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ आउटर बोर्ड शेल पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो आयंस क्या होते हैं? सिर्फ जो मीन्स एटॉम्स के इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर साइड में होते हैं, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली जीरो होता है, बट वो ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, वो लोग फ्री होते हैं कंपैरेटिवली। बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। यही से शुरू करते हैं। बॉन्ड दो प्रकार से बनते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक कोवैलेंट बॉन्ड। डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है इसका। ये आयोनिक है या कोवैलेंट है? आयोनिक। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड आयोनिक, कोवैलेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। लॉजिकली हमें मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो, लॉजिकल लॉजिकल चलना है। ओजोन O3 आयोनिक कोवैलेंट। सर आयोनिक बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग रहती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसे कंप्लीटली अपने आप को उसमें मर्ज कर दिया। इसमें क्या हुआ, उसे मर्ज किया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसका फ्लेक्सी बॉन्ड ज्यादा होता है। जैसे लिक्विड, जो हमारा एसिड दो टाइप के होते हैं, नॉट एसिड, बेसिकली केमिकल दो टाइप में हम डिफाइन करते हैं, एक होता है एसिडिक फॉर्मेट, एक होता है आयोनिक फॉर्मेट। जैसे हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी होती है आयोनिक, हमारी पूरी बॉडी आयन से बनती है, आयनिक बॉडी होती है। लेकिन जैसे इसमें एसिड की मात्रा बढ़ती है, हमारा बॉडी डिसबैलेंस होनी शुरू हो जाती है। बॉडी में किसी भी पोर्शन में अगर दर्द हो रहा है, आपको मान के चलो, पेट खराब है आपका, सर में हेडेक हो रहा है, मतलब वहां पर एसिड की मात्रा बढ़ गई है। क्लियर? तो एसिड क्या हुआ हमारा, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, आयोनिक या कोवैलेंट, जो रिलीज भी हो जाता है तुरंत सर रिलीज। एसिडिक। सर एसिडिक, एसिडिक प्रॉपर्टी। हाँ जी। सर एसिडिक कोई भी चीज है, अगर वो H+ आयन रिलीज करता है तो वो आयोनिक ही होगा ना, क्योंकि उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। वही आपसे पूछ रहा हूँ ना। तो एसिडिक जो पार्ट है ना, इसको एसिडिक पार्ट हम लोग क्या कह रहे हैं, वो कौन सा बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक। वही वही सिखा रहा हूं मैं। क्या होता है, हमने, मैं आपको जो ये परसों भी चीज बताई थी, कल तो आपसे पूरी बात नहीं हो पाई थी, क्लास आपकी नहीं हुई थी। मेन क्या होता है, हमको चीजों को लॉजिकली कोरिलेट करते हुए चलना है। जब आपसे टेलीफोनिक मेरी बात हुई थी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक किससे रिलेट कर रही है, ऑर्गन से, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है उससे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड हो रहा है, अलग अलग मेटल्स के बीच में या आपके नॉन मेटल्स के बीच, जो भी चीजें होती, केमिकल जो भी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आगे चलो, आगे चलो इसके अंदर। उसके बाद सर डिफरेंस ये है मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट लाइटिक कंडक्शन का। ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम इसको, आपको इजी हो चुका होगा ये। हम आगे चलें। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला दिया है, K = 1/r × 1/a। ये रट लेना, भी खुद समझ नहीं आ सकता कैसे बनता है ये। ये कुछ रटने वाली चीजें होती है, ये जब तक फिजिकली बैठेंगे तब तक मैं समझा नहीं पाऊंगा। फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। आगे उसके बाद चलो। सर मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला दिया है। यस, मोलरिटी। मोलरिटी, इट इज अ वेरी वेरी मोलर टिपिकल।
मोलरिटी सर, नहीं मोलरिटी नहीं, तो पहले सर। मोलैरिटी पर आते हैं ना, पहले मोलैरिटी पर आते हैं। ये मोलर होता क्या, ये बताओ। सर मोल्स तो यूनिट होता है एक, मीन्स हाँ ठीक है, क्वांटिटी हाँ मेजर हाँ करने हाँ में। ठीक है। मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? पर मोल्स को वेट के साथ, मीन्स कुछ सही जा रहा हो, ठीक, बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। मोल्स को वेट के साथ डिवाइड करते हैं इन केजीज। ठीक जा रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मोलैरिटी किसी भी किसके, अच्छा मोलैरिटी किसकी देखते हैं हम लोग, किस चीज की मोलैरिटी देख रहे हैं हम लोग, बताओ है क्या चीज? तो सॉल्यूट या फिर सोल्यूशन का, या फिर यस, सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन का। यस। कोई लिक्विड, कोई केमिकल हमारे पास, उसकी मोलैरिटी मतलब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को एब्जॉर्ब करने के, लूज करने की, यही हो गया ना। तो उस मोलैरिटी को हम लोग यहाँ पर यूज करें, क्या क्या बोल रहा, टॉपिक क्या है? मोलर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। अगेन वापस आते हैं उन दो रॉड्स के ऊपर आते हैं। दो रॉड्स हमने पानी में इंसर्ट कर दी, एक सर्किट बना रखा है। अब वो डिस्टिल्ड वाटर है, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? चार्ज्ड वाटर के अंदर। जब उसकी मोलैरिटी थोड़ी इंप्रूव होगी तभी तो काम होगा ना। वही चीज आप बता रहे हैं। एक बार पता बेटा, ध्यान रखना हमेशा जब भी कभी हम लोग एग्जाम देते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं ना, तो वहां पर ये बात मैटर नहीं करती कि आपने चीजों को लिखा, क्या लिखा है, आप कैसे लिखते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। सेम बुक है, सेम आंसर है, उसको लिखने का वे जो होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें कोई भी चीज पता है भारी कब लगती है, जानते हो? जब उसको हम थ्योरेटिकली कर रहे होते हैं। हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, तो थ्योरेटिकली कोई भी चीज होती है हमेशा भारी होगी, वो घुसते नहीं दिमाग के अंदर। आप किसी सब्जेक्ट को उठा लो, आप उसमें लॉजिक लगाना शुरू करो, थोड़े तो लॉजिक लगाओ। मैक्सिमम स्टूडेंट को किस चीज में पढ़ने मजा नहीं आता, जानते हो? हिस्ट्री पढ़ने मजा ही नहीं आता, क्योंकि हमारे को जो हिस्ट्री बाय गिफ्ट मिली हुई है ना, वो इलॉजिकल है, टोटली इलॉजिकल। सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, टोटली इलॉजिकल, समझ ही नहीं आती। लेकिन हम पहुंच जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री पर, पहुंचते हैं पाषाण काल जो था, उसमें लॉजिक्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो मजा आता है पढ़ने में। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो इसमें थोड़ा मजा आता है कि मॉडर्न साइंस जो आता है, बट जो बीच का पार्ट है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल, अनलॉजिकल दिया गया है। तो केमिस्ट्री में भी क्या चीज है, केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और लॉजिकल बॉन्डिंग बन रही है उसके अंदर, तो उसको ग्रैब करना आसान होता है, उसको लिखना आसान होता है। आपकी जितनी चाहे उतनी मेहनत क्यों ना हो, अगर लॉजिकली क्लियर नहीं है तो दिक्कत आपको भी आ सकती है। आगे चलो प्लीज, आगे चलिए। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, जितना हाई मोलरिटी होगी उतना आपकी हाई उसके अंदर कंडक्टिविटी पैदा हो जाएगी। आपने कोई बैटरी देखी है, जो इन्वर्टर के साथ बैटरी होती है, उसमें कॉपर बॉल्स, कॉपर स्टिक्स होती है नीचे अंदर, और डिस्टिल्ड वाटर होता है, यही होता है ना उसके अंदर। उसमें केमिकलाइज्ड वाटर नहीं तो उड़ जाएगा। अब क्या होता है जब हम सर उसमें, उसके अंदर पहले से एसिड होता है ना? हाँ जी, बैटरी के अंदर पहले से एसिड होता है ना? ऐसे तो पहले से ही होता है, बिना तो काम करेगा ही नहीं वो तो। बट उस एसिड का अब उपयोग तब कर सकते हो जब उसके नीचे क्लियर प्लेटफॉर्म हो। उसे किया क्या, एसिड को क्लियर कर दिया, एसिड की लेयर बना के ऊपर फिक्स कर दी, जो कि आपको नीचे से करंट सप्लाई हो रहा है और चार्ज हो रहा है, जो कि चार्ज आपको पीछे सप्लाई कर रहा है। और जो प्लेट्स हैं, जो आपने प्लेट्स पैरेलल लगा रखी है ना, उनके बीच में आपस में कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। यदि करंट का फ्लो हो जाता तो क्या होगा, उसकी मोलैरिटी बढ़ जाएगी और आपकी बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी, आपके डिवाइसेस उड़ सकते हैं। अब जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आएगा,
और जी कोई डाल दो, आरओ का डाल दो जी पानी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आरओ के पानी में भी कुछ ना कुछ तो वैरायटी होती है ना, इसलिए इट रिक्वायर्स प्योर डिस्टिल्ड वाटर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो कहाँ से किसको जोड़ के आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मिल गया आपको। आगे चलिए, फिर पानी बोतल, पानी की बोतल। व्हाट नेक्स्ट? सर एक लॉ दिया है, क्या लॉ? states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anions बिल्कुल and ठीक, cations of बिल्कुल the ठीक है। electrolyte. हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा मुझे बताओ, मैं खुद भूला हुआ, व्हाट इज कैनायंस? आयंस तो क्लियर है, कैनायंस क्या होते हैं बताओ। So anions negatively charged होते हैं, cations positively. दैट्स इट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है मेरी? देखो, मैं आपके साथ जिस प्रकार से बिहेव कर रहा हूँ ना, यही बिहेव आपको केमिस्ट्री के साथ करना है। यू शुड हैव फ्रेंडली बिहेवियर विद योर सब्जेक्ट, विद योर टॉपिक। एक एनायन एक कैटायन, दो ही तो होंगे, होंगे क्या, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस, एंड बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। इफ वी कैन से अबाउट नेगेटिव, इट मींस ये चीजों को पुल कर रहे हैं, और अगर मैं कहता हूं सॉरी पुश कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव ये पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर। क्योंकि आपकी जो गर्म हवाएं होती हैं वो साउथ वेस्ट से या साउथ से होती हुई नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, यही होता है ना। एयर, जो मैग्नेटिज्म होता है वो ऑलवेज कहाँ से मिलता है आपको, किस दिशा से मैग्नेटिज्म चलता है, अर्थ के लिए जो काम करता है, नॉर्थ टू साउथ, वो रिवर्स हो जाता है। तब जब रिवर्स होगा तभी आपकी चीज नेगेटिव उस साइड पे चली जाएगी। तो इससे क्या बोला, इन दोनों की प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपका ये स्टेटमेंट बनी है। अब यहाँ पे एक चीज आपसे शेयर करता हूँ। आपने क्या बोला, लॉ दिया हुआ, आपने क्या बोला, एक लॉ दिया हुआ। डिफाइन व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है? व्हाट इज अ लॉ? आई कैन एक्सप्लेन, नीड नॉट वरी। सबसे पहले थ्योरेटिकल ब्रेन जो होता है वो क्या देगा आपको, एक एक्सियोम देगा। ये हो सकता है, जैसे एक थ्योरेटिकल पता लगा कि सूर्य जो है उसका उदय पूरब से होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या दिया, लॉ दिया। अब लॉजिकली आपने चेक किया उसको, लॉजिकली चेक किया कि ये सही है गलत है। आपने ये देखा कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्लियर, वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको सन क्या मिला, ईस्ट में होता हुआ। इट इज लॉजिकली करेक्ट कि सन राइजेस इन द ईस्ट, बट इट शुड बी कॉन्सेप्चुअली करेक्ट ऑल्सो। आपने क्या किया उसके लिए, आपने यूज किया मैग्नेटिक बार को। मैग्नेटिक बार की नीडल हमेशा कहां पे इंडिकेट करती है, नॉर्थ की साइड पर, और नॉर्थ के ऑलवेज राइट पर क्या होता है, ईस्ट। इट मीन इट इज लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। अगर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में बात करते हैं, एनीथिंग गिवन बाय एनीबॉडी इज नोन एज एक्सियोम। Any statement given by anybody is axiom. If you can prove it, if you can prove it through a logical statement, it becomes a theorem. It becomes a theorem. If that theorem can be re-justified on the reverse order, it becomes what, fact or law. You can say law. And if that law is you can say accepted universally, it becomes a fact. First axiom, then theorem, then law, and then your fact. अब आप भारत में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे दुबई में रहो, चाहे आप सऊदी अरेबिया, कहीं पे भी चले जाओ, सन पूरब से ही दिखेगा। The meridian of earth are fixed,
जो चीज फिक्स हो चुकी है वो क्या हो गया, फैक्ट है, बिकॉज लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली दे आर टोटली क्लियर। आगे चले, व्हाट नेक्स्ट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या होते हैं सेल्स? क्या होते हैं सेल्स और सेल्स क्या होते हैं पहले तो बताओ। एनर्जी को स्टोर करते हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पास करते हैं। That's it. Cells are the container that can store something, has the power to store something. हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं ना, और टिश्यूज भी होते हैं। जो टिश्यू पेपर देखा होगा आपने, और सेल्स होते हैं। बड़ा कौन सा होता है, सेल सर या सर टिश्यू? सर। एक सेल होता है, एक टिश्यू होता है। बड़ा कौन सा दोनों में से? टिश्यू। बिल्कुल ठीक है। टिश्यू में सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है, एनर्जी, ऑर्गन्स। एनर्जी पार्टिकल्स। बॉडी में सेल्स डैमेज होती हैं, बनती है, डैमेज होती है, बनती है। आप कोई भी चीज जो कंज्यूम करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑर्गेनिक एनर्जी। सेल्स के, ऑर्गेनिक सेल्स के अंदर। ऑर्गेनिक सेल्स जिसमें एनर्जी होती है। पर जो एनर्जी सेल्स आपकी क्रिएट हुई हैं, कुछ रिलीज किया होगा उसने। जो रिलीज होता है वो आपका थ्रू स्टूल बाहर चला जाता है, थ्रू यूरिन बाहर चला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री को भी टच कर लिया। आगे चलो। उसके बाद सर रिप्रेजेंटेशन है। हम्म मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को लिखते हैं कैसे। ठीक है, वो आप देख लो, उसका डायग्राम बना हुआ होगा ना, एक स्केच डायग्राम होगा उसका, है ना? क्या दिया हुआ है? मतलब सर इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्ट ब्रिज हो गया, हम्म तो वो सब का लाइक रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिख रहा ठीक है, वो आप उसको आप गो थ्रू कर लेना, वो थ्रू लॉजिकल समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पर मैं। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ डायगोनल सेल्स। यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई, मैथमेटिक्स आ गया। डायगोनल सेल्स कौन से होते हैं? एक काम करो, इसको गो थ्रू करना आप इस टॉपिक को। दिस टॉपिक अलाउिंग मोर 3 टॉपिक्स, इस टॉपिक को और नेक्स्ट जो 3 टॉपिक्स है उसको गो थ्रू करना। हम कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे इसको। क्लियर? अब जितना हमने भी कवर किया है, आपको उसको लेकर जो समझ आया एक बार गो थ्रू उसको भी करोगे, करोगे आप? लॉजिकली क्लियर है? कल के मुकाबले आज आपको फीलिंग कोई अलग आ रही है? कल जो मैंने पूछा था, आज फीलिंग आ रही है वो लाइटनेस, यहाँ पे शार्प, मतलब थोड़ा हल्कापन लग रहा है आपको? कुछ रिलीज हुआ आपको, एक एनर्जी फील हो रही है? दैट्स व्हाट आई एम सिटिंग विद यू। केमिस्ट्री इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, नो सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर यू और मी, जस्ट टू गेट द एनर्जी पार्ट फॉर दैट। आपको पढ़ाते हुए खुद कॉन्सेप्चुअल हो इस समय, तो बता रहा हूँ आपको। आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, लॉजिकली पढ़ाऊंगा आपको, टोटली लॉजिकली। ठीक है? कल मैं आपके साथ एक लॉजिकल बिल्डिंग दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको उसके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल गई। कुछ कहना थैंक यू चाहोगे, सर। कुछ कहना चाहोगे? नहीं? चलो ठीक, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय।